बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। घोटकी का ज़िमनी इंतखाब, मार्का पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद बख्श महर ने मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के हिमायत याफ्ता सरदार अहमद अली महर दूसरे नंबर पर रहे। जयालों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, खूब भंगड़े डाले। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं घोटकी इलेक्शन के बाद जो सीट पहले सिलेक्टेड हुकूमत के पास थी अब वो हमारे पास है। हमारे नए चेयरमैन सेनेट मीर हासिल बसिंजो होंगे। हमारे लोगों को पैसे की ऑफर दी जा रही है। सेनेट में हमारी जीत होगी और उनके पैसों का नुकसान। कुलभूषण समेत भारतीय पायलट का इंटरव्यू चल सकता है लेकिन पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले का नहीं। केएमसी, डीएमसी और पुलिस की मिली भगत से कराची में पार्किंग माफिया बेलगाम। शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला जारी। सदर, रीगल, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, करीमाबाद, हैदरी, केडीए, चौरंगी, बफर जोन, सखी हसन, न्यू कराची, औरंगी और कोरंगी में ठेकेदार आवाम को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने लगे। मोटरसाइकिल की पार्किंग 5 रुपए के बजाय 20 रुपए और गाड़ी की पार्किंग फीस 20 रुपए के बजाय 30 रुपए वसूल करने लगे। जेल में डकैत बनने वाला डकैत गिरोह एवीसीसी ने पकड़ लिया। सॉफ्टवेयर के जरिए मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर तब्दील करने वाले 5 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों के कब्जे से लाखों रुपए के 22 मोबाइल फोन्स बरामद। कराची के इलाके नाजमाबाद में बैंक डकैती, मुलजिम 34 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। 3 सिक्योरिटी गार्ड्स कोई मुजाहिमत न कर सके। डाकू इत्मीनान से वारदात करते रहे। तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार। CCTV फुटेज महफूज। आरामबाग पुलिस आराम करती रह गई। मुलजिम हाईरूफ ले उड़े। बंस रोड गली नंबर 3 में हाईरूफ चोरी की फुटेज मेट्रो वन न्यूज को हासिल। CCTV फुटेज में मुलजिमों को हाईरूफ चोरी करते देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद रफाई अराजियों का कमर्शियल इस्तेमाल जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अनोखे कारनामे सामने आने लगे। SBCA ने न्यू कराची में एमिनिटी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात की इजाजत दे दी। सेक्टर 11I में रफाई अराजी पर पार्क प्लाजा की तामीर का काम जारी। गैर कानूनी तामीरात को शेल्टर करने के लिए अफसरान का कागजी कार्रवाइयों पर इक्तफा। बिल्डर्स माफिया से भारी नजराने वसूल किए जाने लगे। नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे घोटकी ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। ये मार्का पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद बख्श महर ने मार लिया और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस सीट पे कामयाब हुए। सरदार मोहम्मद बख्श महर। दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार PTI के हिमायत याफ्ता सरदार अहमद अली महर जो कि दूसरे नंबर पर आए और ये सीट ना जीत सके। जयालों का जश्न हुआ, ढोल की थाप पर रक्स हुआ, खूब भंगड़े डाले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं घोटकी इलेक्शन के बाद जो सीट पहले सेलेक्टेड हुकूमत के पास थी वो सीट अब हमारे पास है। और ये भी उनका कहना था कि नए चेयरमैन सेनेट जो है मीर हासिल बसिंजो होंगे। हमारे लोगों को पैसे की ऑफर दी जा रही है, सेनेट में हमारी जीत होगी। नाज़रीन, अब ये देखना होगा कि सेनेट में जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है जिसके लिए अपोजिशन और हुकूमत दोनों में राब्ते भी जारी, यानी उम्मीदवारों से राब्ते किए जा रहे हैं और गिनती पूरी करने की कोशिश की जा रही है, यानी सिंपल मेजॉरिटी पूरी करने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाहिदा रहमानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा रहमानी साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम जी, ये बताइएगा कि जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ सुन सकती हैं आप? बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद घोटकी के इंतखाबात जीतने पर। मुझे बताइएगा कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान देखने में आया है। सेनेट के चेयरमैन का नाम भी अनाउंस, यानी जो नामजद चेयरमैन है उनका नाम भी अनाउंस कर दिया गया है और भी बहुत सी बातें की हैं। क्या कहती हैं आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। ये आपको सच्ची पता है घोटकी का इलेक्शन जैसे कि वो जो कल इनके मिनिस्टर से PTI थे और आज उनसे हमने ये सीट जो है हमारे पास आई है। तो 1 साल में हुकूमत की जो कारकर्दगी की जो इनके शोर है वो के हवाले से पता चल रहा है कि आज जो है बस पार्टी पे लोग एतमाद कर रहे हैं और इस तरीके से आवाज आ रही है मेरी?
जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलती रहे शायद रहमानी साहबा। मैं ये समझती हूँ कि ये उसका मुबोलता सबूत है कि सिंध का आवाम जो आज पाकिस्तान के आवाम पीपल्स पार्टी पे उसी तरीके से एतमाद कर रहे हैं। ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है इसको कल 1 साल पूरा हो रहा है और उस सिलसिले में मैं समझती हूँ कि उससे पहले जो हम यौम-ए-सियाम मना रहे थे उससे पहले ये सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और चेयरमैन साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमाया। तो मैं समझती हूँ कि ये पीटीआई के लिए काफी है कि जो उनकी नाकिस माशी पॉलिसी है, जो उनकी नाअहल कारकर्दगी है, नाकिस कारकर्दगी है, उस पर आवाम ने अपनी मोहर लगा दी है। शाहिदा रहमानी साहबा, मुझे बताइएगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात में अब काफी फर्क नजर आ रहा है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्ड बयानात सामने आ रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त असीर हैं और उनकी रहनुमाई या उनकी गाइडेंस जो दी जाती थी वो अब नहीं है, इसकी वजह से काफी बोल्ड बयानात सामने आ रहे हैं आजकल? देखिए, मैं समझती हूँ कि चेयरमैन साहब के बयानात हालात की रोशनी में बिल्कुल मस्बत है, पॉजिटिव है और वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे हालात है। अब आप खुद सोचें कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान में है तो ठीक है, वो तहरीक इंसाफ की वो नुमाइंदगी करे, लेकिन जब वो आलमी फोरम पे जाता है, किसी भी इंटरनेशनल फोरम में जाता है तो उस वक्त वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन जो इमरान खान ने अमेरिका में जाके जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की अपोजिशन के आगे और वो कंटेनर से उतरने को तैयार नहीं थे और उन्होंने जो जिस तरीके से बात की, मैं समझती हूँ वो इंतहाई नामुनासिब है। और कल हमारा जो यौम-ए-सियाम मनाने हम जा रहे हैं, कल का जो जलसा है चेयरमैन साहब उसके हवाले से, अपने सैनिक के इंतखाबात के हवाले से जो हुकूमत का रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। जब जो भी पार्टी जहाँ अक्सरियत रखती है, चाहे वो अपोजिशन की पार्टीज हो, आपको याद होगा कि जब सैनिक के इंतखाबात हुए उस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई अपोजिशन में थे और हम अपना चेयरमैन लाने में कामयाब हो गए थे। आज भी एक मरतबा पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेयूआई जो अपोजिशन की जमातें, उनके पास अददी अक्सरियत है और वो अपना आईनी और कानूनी हक है कि वो अपना चेयरमैन लाए। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत बौखलाई हुई है, हुकूमत का जो रवैया है वो इंतहाई मैं समझती नामुनासिब है। और आज देखें कि उनकी बौखलाहट, उनको जब अपनी शिकस्त नजर आई तो आज वो मौलाना फजल रहमान के पास भी गए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से भी मिलने की उन्होंने दरख्वास्त की। तो मैं ये हुकूमत की बौखलाहट है और हुकूमत को अपनी शिकस्त जो है वो वाज़ेह नजर आ रही है। शाहिदा रहमानी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान में एक जो बात की गई, जिनका नाम लेने पे पाबंदी भी है, मैं नाम नहीं ले सकता इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो शख्सियत लंदन में मौजूद हैं उनके हवाले से बात की गई। पहले उन्हीं को अंकल कह के मुखातिब किया जाता था, उनके लोगों को नामालूम अफराद कह के बाकायदा ये कहा खबरदार किया जाता था कि वो इस किस्म के कोई भी काम ना करें। अब बिल्कुल एक यू टर्न नजर आया, तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की है, आया ये पार्टी पॉलिसी है या ये उनकी जाती राय है जिस हवाले से उन्होंने बात की है आज? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप मुझे, हेलो? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? इसको रिपीट करें आप अपना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक शख्सियत के हवाले से बात की है जो लंदन में है, बानी है एक पार्टी के, उनके हवाले से एक बात की गई है। आप ये नहीं समझती, मतलब ये उनकी अपनी जाती राय है? क्योंकि पार्टी पोजीशन तो बिल्कुल मुख्तलिफ रही है पहले, अभी भी मुख्तलिफ है, और माजी में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको अंकल कह के मुखातिब करते रहे हैं, नामालूम अफराद की बात करते रहे हैं। तो एकदम ये यकायक तब्दीली कैसे आई है, चेंज, ये यू टर्न, इसकी क्या वजह है, आप क्या समझती हैं? देखिए, बात यह है कि जब हमेशा हक और इंसाफ की बात करनी चाहिए। किसी भी शख्स पर कल जो बड़े बड़े जलसे भी कर सकता है, उसको तमाम मजहबी, सियासी, हर तरह की आज़ादी हो सकती है और आप एकदम से आप सब पे पाबंदियां लगाते जाए, चाहे वो हो, हाँ वो नून लीग हो, हाँ वो पीटीएम के रहनुमा हो, किसी पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। जमहूरियत का तकाजा ये है कि हर शख्स को मुकम्मल आज़ादी है, सारे राय का हक हासिल हो। ये कैसी जमहूरियत है कि आपने मीडिया पे भी पाबंदी लगाई हुई है? आप जहांगीर तरीन जो कि सजा याफ्ता है उनको आप लाइव दिखा रहे हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वो लोग तो करप्ट माफिया है, आपकी कैबिनेट में बैठे हुए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वो जमाते जिनसे जो अपोजिशन में बैठी है उनके लिए आपको तमाम रूल और असूल याद आते हैं। वो
अच्छा ये बताइएगा शाहिदा रहमानी साहबा, सेनेट में जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, आप लोग कह तो रहे हैं कि गिनती आप लोगों की है, मतलब यानी अक्सरियत है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, जो मुलाकातें की जा रही हैं, आप क्या समझती हैं, क्या सेनेट में आप कामयाब हो पाएंगे, आपकी जमात या अपोजिशन कामयाब हो पाएगी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था, अर्ज किया था कि हमारे पास अददी अक्सरियत है। हुकूमत ने बहुत कोशिश की, हुकूमत ने खरीदने की कोशिश की सेनेटर्स को, जिस तरीके से 2018 के इंतखाबात के बाद MNAs MPs को खरीदा गया और जो एक बाजार गर्म हुआ, जिस तरीके से जहांगीर तरीन के जहाज को इस्तेमाल किया गया, अरबों रुपए दिए गए, तो वो तमाम पूरी कौम ने देखा है कि वो इमरान खान जो कहते थे कि मैं तनहा हुकूमत बनाऊंगा, उसने फिर डाकुओं और चोरों कातिलों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। तो आज भी इन्होंने बड़ी कोशिश की कि सेनेटर्स को खरीदे जाए, लेकिन माशा एक दो सेनेटर्स के ये कामयाबी हासिल नहीं कर सके, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन की जरूरत है। आप इतने बड़े मार्जिन को नहीं हरा सकते। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हुकूमत को जब अपनी शिकस्त नजर वाज़े तौर पर आ गई, तो आज इनको जिनको मौलाना डीजल कहा करते थे, जिन्हें बुरे अलकाबात से नवाजते थे, आज उनको तमाम असूल को भूल के उनके पास डेलीगेशन भेजा गया। फिर आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के पास भी जो है उन्होंने पैगाम भेजा मिलने के लिए। तो ये हुकूमत की शिकस्त है जो आज हुकूमत अपने घुटने टेकने पे मजबूर है। शाहिदा रहमानी साहबा, कल के जलसे के हवाले से आप क्या कहती हैं, क्या तैयारियां हैं और किस किस्म का क्राउड आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कराची में? देखिए, मैं अभी आपको आवाज से आ रही होंगी मेरी सराउंडिंग से, और हम जलसे गाँव में बैठे हुए, कोई हम पे पाबंदी नहीं है। लोग वॉलंटियर इस वक्त में देख रहे हैं कि खवातीन अपने घरों से निकल गए, लाइन्स एरिया वगैरह के इलाका साथ है, तो वो अपने घरों से निकल कर आ रही हैं। और यहाँ वो खुद यहाँ पे लोगों के जो व्यूज है वो ये है कि महंगाई के खिलाफ आप निकले हैं, हम सब निकलेंगे और कल इस जलसे गाँव को हम खवातीन ही भर देंगे, हमें जरूरत ही नहीं है किसी और की। शाहिदा रहमानी साहब, ये भी बताइएगा कि सिंध असेंबली में अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि सिंध हुकूमत की मशीनरी जो है ना, यानी बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पे इस जलसे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आप क्या समझती हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है या फिर ये सिर्फ महज अपोजिशन और पीपल्स पार्टी का जलसा कहलाएगा? देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कि यहाँ किसी भी तरीके से कोई सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे वॉलंटियर वर्कर सब काम कर रहे हैं और इस वक्त आप आए, अगर आपको देखना तो अपनी DSNG को भेजें और लाइव हमारे यहाँ की कवरेज कराएंगे। इस रात के ये टाइम है, खवातीन कहाँ कहाँ से आके बैठी हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब यहाँ पे वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लाए गए, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है यहाँ पे, सब पार्टी के वर्कर्स के अलावा सराउंडिंग में रहने वाले लोग हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो हुकूमती वफ्द है उसने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की है और मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक डिप्लोमेटिक जुमला सामने आया है। आप क्या समझती हैं, सेनेट में आज़ाद उम्मीदवार यानी आज़ाद अरकान की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, क्या फिर भी आप लोग कामयाब हो पाएंगे अपनी इस, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि अपोजिशन के पास इस वक्त 60 से ज़्यादा अरकान मौजूद हैं, तो क्या ये बरतरी वाज़ेह रहेगी या फिर तहरीक अदम एतमाद वाले दिन जो है ना, इसमें कुछ कमी बेशी सामने आएगी? देखिए, हमने भी और मौलाना साहब ने भी यही जवाब दिया है कि टाइम गुजर गया है, उनको नाकाम वापस कर दिया है। और आपसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हुकूमत बौखला चुकी है, हुकूमत को अपनी शिकस्त वादे नजर आ रही है। यही वजह है कि मौलाना साहब के खिलाफ जिस तरह नाज़िबा ज़बान इस्तेमाल की और आज गए, लेकिन मौलाना साहब ने वाज़े तौर पर उन्हें कह दिया कि वो वक्त गुजर चुका है और टाइम बहुत ज्यादा हो गया। आप चुके मैं समझती हूँ 3 तारीख को जो है फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हुकूमत के वाज़े तौर पर शिकस्त हो जाएगी। शाहिदा रहमानी साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अमेरिका के दौरे के हवाले से क्या कहती हैं, क्योंकि काफ़ी सराहा जा रहा है कि बहुत ही कामयाब दौरा रहा है और अब शायद ट्रेड में भी बेहतरी आए, कुछ इस खित्ते के हालात में भी बेहतरी आए, क्या कहती हैं आप? देखिए, इमरान खान का जो दौरा था उसमें वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बजाय वो PTI के रहनुमा तो जरूर लगे और उन्होंने जिस तरीके से वहाँ खैरुल मुल्क में वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के बजाय उन्होंने PTI के सरबराह की हैसियत से अपोजिशन जमातों को
ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी लाइन ऑनलाइन। हम उनसे बात कर रहे थे। अब देखना यही होगा कि कल का ख़ास तौर पे जो जलसा कहा जा रहा है, जो कि मुत्तहदा अपोजिशन का जलसा है, हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो सिंध में हुक्मरान जमात है, लेकिन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और बाकी तमाम अपोजिशन जमातें ये जलसे जुलूस का सिलसिला कल लगा के रखेंगी। यानी 25 जुलाई को एक तरीके से यौम एहतजाज के तौर पे मनाया जाएगा। किस कदर अवाम इसमें शामिल होते हैं, कितने लोगों की इसमें शमूलियत होती है, ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ सेनेट में जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर गिनती होनी है, वो भी एक बहुत ही अहम मैटर है। जो अपोजिशन का एक दावा है कि उनके पास गिनती मौजूद है, यानी उनके पास वाज़ेह अक्सरियत है, इसकी कलई भी खुल जाएगी जब ये तहरीक अदम एतमाद पे शुमार होगा, यानी राय शुमारी की जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आफ्ताब सिद्दीकी साहब। हमसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। कैसे हैं आप? जी आफ्ताब साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी, दरअसल क्लियर नहीं है मगर आ रही है। आप बताइए। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि घोटकी में ज़िमनी इंतखाब हुआ और वो सीट जो कि यानी आप लोगों के पास थी, वो सीट अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास दोबारा चली गई है। यानी सर, इतना कुछ होने के बाद, ये तमाम गिरफ्तारियां, ये तमाम चीज़ों के बाद क्या समझते हैं सर, ज़िमनी इंतखाब में क्या कोई धांधली हो गई या ये रिजल्ट्स या ये नताइज मुतवक्का थे? डॉक्टर साहब, ये देखिए कि पहले भी ये सीट इस फैमिली के पास थी जो कि इंडिपेंडेंट लड़के आए थे, अली मोहम्मद मेहर खान साहब, और फिर उन्होंने उसके बाद में पीटीआई को ज्वाइन किया था। और कल भी आप देखें कि 80 तकरीबन 78,000 वोट पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट पड़ा। इसके बावजूद कि इनके सारे मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए थे, सीएम साहब के बार बार वहाँ विजिट हो रहे थे, हर किस्म की जो है ना इन्होंने जो है ना मिनिस्टर्स की जो फैसिलिटीज थी वो वहाँ पे यूज की। सूबाई गवर्नमेंट के तमाम इक्विपमेंट इन्होंने वहाँ यूज किए और उसके बाद मामूली सा फर्क रह गया 10-12 हज़ार का। तो मगर ये भी सोचने की बात है कि 8,000 वोट पड़े पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। तो ये मैं तो समझता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार थे ये, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इस लिहाज से। तो अच्छा, वहाँ घोटकी में इंतखाब के दौरान जो है, ज़िमनी इंतखाब के दौरान हलीम आदिल शेख पे 5 पर्चे काटे गए हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये सियासी इंतकाम है या फिर वाकई कोई ऐसे मसाइल थे जिनकी बिना पर उन्हें घोटकी से यानी जगह बदर भी किया गया और साथ ही साथ पर्चे भी काटे गए? ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस कदर जुल्म है। अलीम आदिल शेख साहब अब सूबे सिंध के प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, उनका वहाँ गए थे इलेक्शन को देखने और किस तरह उनके पर्चे कटे हैं। अगर पर्चा नहीं कटा तो कल हमारे यहाँ जो एमएनए असलम खान, जिसने पानी के लिए आवाज उठाई थी, उसके ऊपर फायरिंग हुई, पथराव हुआ, पुलिस ने ज्यादती की, तो पर्चा वहां नहीं कटा। ये तो साफ जाहिर है कि किस किस्म की ये सियासी दुश्मनी है पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है। ये हमेशा नहीं चलेगी इस तरह, ये ज्यादतियां हो नहीं सकती। आप अपने इश्यूज पे बात करें। असलम खान के साथ कल जो ज्यादती हुई है, हम उसकी बड़ी पुरजोर मजम्मत करते हैं और वाटर बोर्ड के जो एमडी साहब हैं उनकी मुस्तफा होने का मुतालबा भी करते हैं कि वो रिजाइन करें। वो सिवाय मीठी मीठी बातें करने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था और अब फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जब तक वाटर बोर्ड में नैब का अमला या कोई एफआईए का अमला नहीं बैठता है तो उस वक्त तक वाटर बोर्ड सही नहीं हो सकता, या फिर वाटर बोर्ड की को जो है ना प्राइवेटाइज किया जाए। सूबा सिंध और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है इस कराची के को पानी ना देने के और कराची के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके लिए ये जिम्मेदार है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कराची के हवाले से लाएअमल पेश करेंगे कि कराची के पानी का क्या होगा। आफ्ताब साहब, आप नैब या एफआईए की बात कर रहे हैं तो सर ये इदारे तो ऑलरेडी गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त बड़े आज़ाद भी नज़र आ रहे हैं। तो क्या कोई रेफरेंस, कोई कंप्लेन इस हवाले से फाइल की गई है? जी बिल्कुल, हम कराची के जितने एमएनएज हैं हम इस बात को अब असम्बली में भी उठाएंगे और हम प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे। हम सूबे सिंध में भी अपना लाएअमल बहुत जल्दी देने वाले हैं। हम अपने एलाइज के साथ मिलकर कराची के लिए बिल्कुल जदोजहद करेंगे और करते आ रहे हैं काफी दिनों से। मगर
ये ढीठ लोग हो चुके हैं और जितनी करप्शन कराची सीवरेज एंड वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में है उसके लिए जरूरी है कि वहाँ कोई एक ऑपरेशन हो। तो आप क्या समझते हैं, किन वजूहात की बिना पे आप ये कह रहे हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में जो है ना वो करप्शन है या एहतसाब होना चाहिए? क्या फंडामेंटल्स क्या हैं सर, क्या वजूहात हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? एक तो ये इदारा पॉलिटिसाइज है और पॉलिटिसाइज से मतलब ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल लोग भी बैठे हुए हैं, घोस्ट लेबर भी बैठी हुई है, उसको कंट्रोल भी पीपल्स पार्टी कर रही है और पीपल्स पार्टी ने पिछले 11 सालों में कराची शहर के लिए 1 गैलन पानी भी एडिशनल नहीं दिया। K4 का मंसूबा फेल हो चुका है, उसकी प्राइस जो 25 अरब हुई थी अब 100 अरब 200 अरब पहुंच चुकी है, उसका भी अभी तक पता नहीं है। यहाँ पे लीकेजेस बहुत हैं, चोरियां बहुत हो रही हैं, कमर्शियल चोरियां भी हैं, टैंकर माफिया को जो है ना 11 साल जिस गवर्नमेंट को हो जाए सूबे में और वो टैंकर माफिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? ये तो पूरे मुल्क में माफिया का कंट्रोल था। अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल में तो सुबह पंजाब में तो हमने माफिया को काबू कर लिया इदारों को आजाद करके और आप देख रहे हैं इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब सुबह सिंध में भी चेंज आएगी। आफ्ताब साहब, कल यानी 25 जुलाई को मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जलसे जुलूस का सिलसिला जारी रहेगा। इसी हवाले से कराची में भी एक बड़ा जलसा किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं सर, अगर अवाम इस जलसे में शरीक होते हैं तो फिर उस सूरत में जाहिर सी बात है कि एक चीज़ वाज़ेह होगी कि अवाम की सपोर्ट है अपोजिशन के साथ। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमने तो वाशिंगटन में भी जलसा कर दिया और क्या शानदार जलसा हुआ है। 30,000 अफराद का, वहाँ ये भी नहीं कह सकते ये नंबर कम है ये नंबर ज्यादा है। ये अपना शौक पूरा कर लें। इन्होंने पाटा के इलेक्शन में बड़े बड़े दावे किए, इनकी जमानत जब्त हो गई, 80 वोट टोटल इनको मिले हैं। ये अपना शौक पूरा कर लें। अगर इसके लिए कहते हैं कि भाई योम किया कहें या योम एहतजाज करें, जो भी करना चाहें करें, इसी योम किया के और इसी 25 जुलाई के इलेक्शन में सुबह से में ये भी धांधली से आए जिस तरह ये कहते हैं, तो ये खुद भी इसी ट्रॉफी से जीत के आए हैं, तो एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। बाकी शौक की बात है, शौक अपना पूरा कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा और इंशाल्लाह एहतसाब का जो अमल है वो मजीद तेज होगा और अब पाकिस्तान एक तरक्की के रास्ते पे चल गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्राइम मिनिस्टर ने जो परफॉर्म किया है अमेरिका में जाके उसकी नजीर नहीं मिलती। तारीख में ऐसा जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुल्क का मुकदमा अपने मुल्क के प्रॉब्लम पे हाईलाइट किए हैं और बराबरी की बुनियाद पे किए हैं और ये कि हम यहाँ पे एक लेने नहीं आए ना आपसे कुछ लेने आए, हम आपकी बराबरी पे इक्वलिटी के ऊपर हम आपसे बात करने आए। तो एक बेहतरीन सांसद का वहाँ पे दौरा रहा, एक कामयाब दौरा और आप एक नई चीज देखें इस दौरे में अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर का मसला भी उजागर हुआ है और अल्लाह ने चाहा तो इस दौर में वो कश्मीर का मसला भी हल करेंगे। आफ्ताब साहब, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यानी एक ख़ासतौर पे जो बयान दिया है, बड़ा बोल्ड बयान, बहुत सी बातें की गई सर, आपकी बिल्कुल आपके इल्म में होगा, क्या कहते हैं सर इस हवाले से? किस बयान की बात कर रहे हैं आप? सर, आज जो कहा गया है ख़ासतौर पे मुत्तहिदा के बानी के हवाले से बात की गई और ये कहा गया कि कुलभूषण का बयान जो है ना वो लाइव दिखाया जा सकता है लेकिन पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले को लाइव नहीं दिखाया जा सकता। क्या कहते हैं सर? एक्चुअली मैंने ये बयान सुना नहीं ना देखा है तो मैं इसे कमेंट करना मुनासिब नहीं समझूंगा। मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग में था, अभी मैं पहुंचा हूँ तो ट्रैवल कर रहा था तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा जब तक मैं इस बयान को सुन ना लूँ। हाँ सर, मतलब इस पे जो खास उन्होंने एक बात की है वो मुत्तहिदा के बानी के हवाले से बात की है कि उन पे पाबंदी लगाना जो है ना वो एक गलती थी और मतलब हमारी गलती थी कि हमने इस पाबंदी का साथ दिया। बड़ा कंट्रोवर्शियल, बड़ा सेंसिटिव इशू है सर। किस गलतियों का ये एतराफ करेंगे, मुस्तकिल ये गलतियां करते चले आ रहे हैं और ये पाबंदी तो लाहौर हाईकोर्ट ने की है और वो भी पिछले दौर में की है। हर उस शख्स के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, हर उस शख्स को टांग देना चाहिए जो इस मुल्क का दुश्मन है, जो इस मुल्क के खिलाफ बात करता है, जो हमारे परचम के खिलाफ बात करता है, जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, उसको बिल्कुल टांग देना चाहिए। हाँ, ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क की हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है तो हम सुकून से अपने घरों में सो रहे हैं, इस चीज को समझना चाहिए। मैं पर्सनली और पार्टी भी हमारी ये समझती है कि हमें किसी भी गद्दार के साथ
ना उसको फेवर करनी है, ना उसके साथ खड़ा होना है, बल्कि उनको जो ना सजाओं के उस लेवल पे ले जाना है जहाँ पे तक जो ना मिसालें कायम हो सके। बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, छोटा सा एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे DMC और KMC और DMCs की मिली भगत से, जो ख़ास तौर पर कराची में पार्किंग माफिया इस वक्त मुतहर्रिक है। लोगों से पार्किंग फ़ीस की मद में ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। यानी अगर कोई मोटरसाइकिल की पार्किंग करता है तो 5 रुपये की जगह 20 रुपये लिए जाते हैं, और गाड़ी की पार्किंग पे, जो कि वैसे तो 20 रुपये उसकी पार्किंग फ़ीस होनी चाहिए, लेकिन 30 रुपये लिए जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। इसलिए कि जो इदारे जिनका काम ये ठेके देना है या जिनका काम इस चीज़ को चेक करना है, लगता ऐसा है मुबैना तौर पे कि वो खुद इस काम में मुलव्वस हैं या मिली भगत है, जिसकी वजह से ये बातें पूछी नहीं जाती। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर चार्ज पार्किंग KMC अख्तर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम अख्तर बलोच साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल खालिक बलोच साहब। जी जी जी। अब्दुल खालिक बलोच साहब, मुझे बताइएगा कि कराची में जगह जगह चार्ज पार्किंग के नाम पे लोगों से ज़्यादा फीस ली जाती है। मोटरसाइकिल की आपने जो चार्ज पार्किंग अप्रूव की हुई है वो 5 रुपए है, जो आपने ठेके दिए हुए हैं। जी जी। तमाम लोगों से, आवाम से 20 रुपए आम लिए जा रहे हैं, और अगर कोई शख्स मज़ाहमत करता है तो उससे बाकायदा झगड़ा किया जाता है। ये सर चार्ज पार्किंग वाले एक माफिया की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। तो सर कोई इन पे कार्रवाई की जाती है, कोई चेकिंग की जाती है, कोई पूछगुछ की जाती है कि जहाँ जिस इलाके में आपने ठेके दिए हैं क्या वहाँ उस पर अमल दरामद हो रहा है, या ये अपनी मनमानी रकूम जो है वो हासिल कर रहे हैं? देखिए, पूरे कराची के अंदर तकरीबन 200 से जायद चार पार्किंग लोग वसूल कर रहे हैं। 200 से जायद। जी जी। KMC के पास सिर्फ 34 साइड है हमारे पास टोटल KMC के पास, और 34 में से भी 4 बंद है हमारा, जहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, काम हो रहा है। जैसे जू है, नाइद है, एक जो साइड हमारे और है, इस तरीके से वो बंद है, क्लोज है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ओवर चार्जिंग, बिल्कुल पूरे कराची में ओवर चार्जिंग, मगर KMC हम स्पेशली जहाँ जहाँ हम खुद भी छापे मारते हैं, कोई कंप्लेंट करता है हमें, तो हम बाकायदा उनको शोकास नोटिस देते हैं। 3 नोटिस के बाद हम उनका कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देते हैं। इस तरीके से पिछले जो कॉन्ट्रैक्टर थे, 16 कॉन्ट्रैक्टरों को मैंने ब्लैकलिस्ट किया, मेयर के कहने पे, मतलब हिदायत की उनकी सख्ती से ब्लैकलिस्ट किया, और KMC में किसी जगह भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं ले सकते, ऑप्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इस दफा हमने ये किया, कॉन्ट्रैक्टरों को तक 15 कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैकलिस्ट, उसके लिस्ट में मैं आपको मुहैया कर दूंगा। हम तो अपने तौर पर कोशिश करते हैं, मगर ये जाहिर है अब DMCs है हमारे, और कंटोनमेंट बोर्ड है, KD है, ये तमाम लोगों का कुछ पता नहीं है। कोई 100 रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए भी ले रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, और ब्लेम सारा KMC के ऊपर आ जाता है हमारा। तो ये अब्दुल खालिक बलोच साहब, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्कुल आप जी जी इस तरीके से सर, ये मुझे बताइएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सफर कर रहा है इसके हवाले से। जी जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं सर? जी जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि KMC जिन लोगों को ठेका मतलब देती है पार्किंग का, ये आप वैसे तो कह रहे हैं कि 34 पार्किंग के ठेके हैं या मुख्तलिफ लोगों को दिए गए हैं, इन सब के पीछे जो एक गिरोह है वो तकरीबन एक ही माफिया की सूरत में नजर आता है। जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर सारे हों, ज्यादातर ठेके एक ही शख्स को मुख्तलिफ नामों से दे दिए जाते हैं। उसका फ्रंट मैन कोई और हो सकता है, जब आप ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि ये चार्ज पार्किंग भी उसी शख्स के पास है। सर ऐसा क्यों है? आप लोगों की नॉलेज में तो होता होगा ना ठेके देते वक्त, इसके बैक पे कौन शख्स है, कौन ये तमाम ठेके हासिल कर रहा है? असल में बिल्कुल आप सही फरमा रही है, बहुत बड़ा मामला। जिस तरीके से हम ब्लैकलिस्ट करते हैं जिस भी कंपनी को, अब एक शख्स ने अपने घर के 3-3 लोगों के नाम पे अलग अलग कंपनीज बना रखी हैं, और वो दूसरी शक्ल में आ जाते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मगर हम कोशिश करेंगे कि बहुत बड़ा एक सिस्टम खराब है हमारा बहुत ज्यादा इस हवाले से। तो हम तो KMC तो कोशिश कर रही है कि हम जिनको ब्लैकलिस्ट करें या जो ओवर चार्जिंग करें उनको पकड़े। हम जिस तरीके से हिल पार्क देख लें, पिछली ईद में ओवर चार्जिंग हुई, मेयर साहब की हिदायत से हम
पहुंचे ईद के दिन, हमने वो पार्किंग बंद कर दी, पार्क की हमने, और बिल्कुल फ्री कर दिया मेयर की हिदायत के ऊपर। बीच पार्क है हमारा, जो मेन हमारा है वहाँ पर, तो उधर भी हमने छापे मारे, वहाँ भी हमने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट किया। हम तो कोशिश कर रहे हैं, मगर ये एक माफिया ऐसे ही फरमा रहे हैं। हम तो केएमसी तो कोशिश कर रही है, मगर ये ज्यादातर ये साउथ डिस्ट्रिक्ट साउथ में हो रहा है, सेंट्रल में हो रहा है, और जगहों पे बहुत ज्यादा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उनका। 20 भी ले रहे हैं, 50 भी ले रहे हैं। लीगल हमारा मोटरसाइकिल 5 रुपए और कार 20 रुपए है। अब कोशिश करें मिलजुल के, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला के नीचे है नहीं ना टोटल पार्किंग। अब पहले केएमसी के पास थी तो चेक एंड बैलेंस था, कोई एक जवाब देता उसमें, किसी एक को पकड़ सकते। अब ये कि डीएमसी सारे अलग कर रहे हैं, कंटोनमेंट अलग कर रहा है, केडीए अलग कर रहा है, तो चेक एंड बैलेंस नहीं। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, जब तक ये एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगे, कोई एक डिपार्टमेंट इसको लीड ना करे, लीड करेगा तो ये मसला हल होगा। इसमें और बहुत सारी भी चीजें हैं, इसमें और एलिमेंट भी इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक पुलिस है, आप देख लें, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो सबको मिल बैठ के इस मसले को हल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो मसला गंभीर होता जा रहा है। सही फरमा रहे हैं आप। अब्दुल खालिक साहब, ये बताइएगा कि अगर आवाम को कहीं मुश्किलात पेश आती हैं या ये चार्ज पार्किंग वाले आवाम के साथ बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सर कोई कंप्लेंट सेंटर, कोई नंबर्स मौजूद हैं जिस पे आवाम शिकायत दर्ज करा सकें इन चार्ज पार्किंग के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये कंप्लेंट काफी पहले मेरे पास आई थी, तो मैंने पूरे शहर के अंदर जो हमारे केएमसी के जो साइट्स हैं, हमने उधर बाकायदा हमने बैनर्स लगा लिए थे, सारे तमाम जगहों बैनर्स लगाए थे। उसमें मोबाइल नंबर, मैंने अपना मोबाइल नंबर और साथ साथ उस इलाके का डिप्टी डायरेक्टर है जो हमारा, उसका मोबाइल नंबर भी हमने उसमें इंदराज किया था। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मेरे ख्याल में शातिर नादिर आटे में नमक के बराबर भी लोगों ने कंप्लेन नहीं की हम लोगों को, और जाहिर ये बहुत बड़ा माफिया। कुछ अर्से बाद वो बैनर भी गायब हो गए। मगर ये कि हमारे केएमसी के वेबसाइट पे जाएंगे, चार्ज पार्किंग पे जाएंगे, वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर है और लोगों के मोबाइल नंबर है। लोग जो चाहते हैं कि बेहतरी है तो हमें कंप्लेन भी करते हैं, उस पर फिर हम जाहिर है सजा व जजा का अमल भी है। जो हमारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको पनिश करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर की गलती होती है तो जाहिर हम कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देते, फिर री ऑप्शन करते हैं। अब्दुल खालिक साहब, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के ठेके दिए जाते हैं या जो निर्ख होते हैं, जो यानी चार्ज करने का जो स्केड्यूल होता है, वो बाकायदा बोर्ड पे आवेज़ा किया जाता है और साथ में नीचे एक सतर ये भी लिखी जाती है कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करे, ये इन निर्खों के अलावा चार्ज किए जाएं पार्किंग, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। सर, इस किस्म का कोई बोर्ड अब हमें नजर नहीं आता। पहले कभी कभी कुछ साइट्स ऐसी हुआ करती थी जिन पे बाकायदा चार्ज पार्किंग का बोर्ड लगा होता था। अब सिर्फ चार्ज पार्किंग का बोर्ड लगा होता है लेकिन निर्ख आवेज़ा किए ही नहीं जाते। सर, कोई आप कंडीशन नहीं लगाते जब किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि जहां का ये ठेका दिया जा रहा है वहां पे ये बोर्ड जरूर लगा होगा, ताकि अगर लोगों से ज्यादा यानी इस पार्किंग की बद में पैसे लिए जाएं तो कंप्लेन कर सके, और ये बोर्ड आप मैंडेटरी कर सकते हैं हर ठेके के साथ। नहीं, सही कह रहे हैं। ये केएमसी का काम है, हमारे बोर्ड्स वगैरह लगाना। हमने बाद जगहों पे बोर्ड्स भी लगाए थे, उसमें रेड भी इंदराज किए थे, मगर वही बदकिस्मती की बात है कि कुछ अर्से बाद वो बोर्ड भी गायब हो गए। मगर ये इस पे अब हम काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। तो स्मार्ट पार्किंग का सिलसिला भी हम करने जा रहे हैं ताकि ये मसले मसाइल ही खत्म हो। जिस तरीके से लाहौर में भी चंद जगहों पे हुआ है, इस्लामाबाद में हुआ है, या बाहर मिडल ईस्ट में कहीं भी चले जाए कि जैसा कि कंप्यूटराइज पार्किंग है या दीगर चीजें, इस पे काम वर्किंग हो रहा है। 2-3 साइड है हमारे नजर में जहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस पे काम चल रहा है। मिसाल तारिक रोड है, हैदरी है हमारा, एक दूसरा शारा है, फैसल है हमारा, एक दो जो बड़ी जगह है उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। इसमें इंशाल्लाह जल्द हम स्मार्ट पार्किंग भी मुतारिफ करा रहे हैं। और बोर्ड जहाँ जहाँ आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि ये कमी है, इसमें भी हम जाहिर हमने वर्किंग की हुई है। अब कुछ अर्से बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करें इन तमाम जगहों पे हम प्रॉपर बोर्ड भी लगाएं और रेट्स भी इंदराज करें उसके ऊपर।
बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक बलोच साहब, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग KMC हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो कि रफ़ाई एराज़ियों के हवाले से जारी किए गए थे, जिसमें रफ़ाई एराज़ियों को वेलफेयर के अलावा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसकी संगीन खिलाफ वर्जियाँ देखने में आ रही हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ये कारनामा देखने में आया है कि SBCA ने न्यू कराची में एमिनिटी प्लॉट जो है उस पर कमर्शियल तामीरात की इजाज़त दे दी है। और ये सेक्टर 11I में ये रफ़ाई एराज़ी है जहाँ पे पार्क प्लाजा बनाया जा रहा है, और इस रफ़ाई एराज़ी पे कमर्शियल प्लाजा बनाने की इजाज़त दे दी गई है। काम तेज़ी से जारी है। मुबैना तौर पे इसमें कुछ न कुछ इदारों की मिली भगत भी शामिल है, जिसकी वजह से बिल्डर्स को NOC भी दे दिया गया है। और अब ये रफ़ाई एराज़ी जो है ये कमर्शियल कामों में यूज़ होगी, यानी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाई जा रही है। और इसमें बाकायदा जो बिल्डर्स हैं उनसे मुबैना तौर पे पैसे भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि इदारों के मिले बगैर कोई भी ऐसा काम मुमकिन नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं जिनके तहत कोई भी ऐसी रफ़ाई एराज़ी जो कि एमिनिटी प्लॉट हो, जो फलाह बहबूद के लिए जो दिया गया हो, अलॉट किया गया हो, उसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। यानी उस पर कमर्शियल प्लाजा नहीं बनाया जा सकता, उस पर रिहायशी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, उन फ्लैट्स को, उन दुकानों को फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। ऐसी अराज़ी जो कि एमिनिटी हो या रफ़ाई अराज़ी हो। कराची में जा बजा ऐसी अराज़ियाँ नज़र आती हैं जो कि पार्क्स के लिए मुख्तस थी, जो कि मुख्तलिफ ऐसी एमिनिटी प्लॉट्स थे जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए मुख्तस थे जो कि आवाम की रिक्रिएशन के लिए होते हैं, यानी उनकी तफरीह के लिए होते हैं। लेकिन एक आम रिवाज है कि किसी भी बिल्डर को अगर कोई बड़ी बिल्डिंग जिनी कंस्ट्रक्ट करनी हो तो सबसे पहले ये सोचता है कि सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी रफ़ाई एराज़ी को लेकर उस पर काम शुरू कर दिया जाए। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे फैसल तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब जी। मुझे बताइएगा, ये न्यू कराची सेक्टर 11I, इसमें एक रफ़ाई एराज़ी है जो कि अलॉट कर दी गई है और यहाँ पे पार्क प्लाजा जो है वो तामीर किया जा रहा है। क्या तफसीलात हैं? देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर कराची की सूरत हाल की हम बात करें तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राज है। जो सरकारी इदारे हैं, जो जमीन के रखवाले हैं, वो जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है, और बिल्डर माफिया जो है वो इस सारी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए जो है वो गैर कानूनी तामीरात जारी रखे हुए। यही केस जो है वो नॉर्थ कराची में आया। नॉर्थ कराची टाउन की अगर हम बात करें तो इस वक्त वो वाहिद टाउन है जहाँ 8 डिप्टी डायरेक्टर्स तैनात है, जबकि वैसे पैटर्न ये है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कि एक डायरेक्टर होता है और ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं जो उस हदूद में काम कर रहे होते हैं। मगर यहाँ नॉर्थ कराची टाउन में हम देख रहे हैं कि OPS पर तमाम अफसरान तैनात किए गए, जूनियर अफसरान हैं, और यही वजह है कि गैर कानूनी तामीरात को उस इलाके में बढ़ावा दिया जा रहा है। रफाई अराजी की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह अहकाम थे कि शहर भर की तमाम रफाई अराजियों को जो है वो काबजीन से वागुजार कराया जाए और उसके बाद उनके असल मकासद के लिए उनको सर्व किया जाए। मगर ये तमाम ऑपरेशन जो है ये सेबोटाज होता हुआ नजर आ रहा है हमें। इसमें सियासी मसलहत भी है, इसमें ताकतवर लैंड माफिया भी शामिल है, और इसमें बहुत ज्यादा करप्शन का पैसा, करप्शन का अंसर शामिल है, जिसकी वजह से तमाम इदारे जो है वो अपनी आंखें बंद किए हुए। फैसल, मुझे ये बताइएगा कि ये अगर रफाई अराजी है तो ये मास्टर प्लान में एमिनिटी प्लॉट के तौर पे मौजूद है? देखिए, मास्टर प्लान से हमने इस हवाले से वेरिफिकेशन की, वो वेरिफिकेशन जो हमारे सामने आई उसके इंकिशाफात जो है वो चौंका देने वाले थे। ये रफाई अराजी है नॉर्थ कराची की अगर हम बात करें तो ये टाउन प्लानिंग जो है ये इटली के इंजीनियर्स ने आके की थी। वहाँ जो है वो 4 से 5 प्याजों के प्लॉट्स बनाए गए थे, प्याजों के प्लॉट क्रिएट किए गए थे जो कि कमर्शियल अराजी के सराउंडिंग में था। और इस प्याजों का मकसद ये होता है कि पैदल चलने की पक्की जगह, मगर बिल्डर माफिया ने उस पैदल चलने की जगह को भी नहीं बख्शा, उसकी कन्वर्जन कराने के बाद उसको कमर्शियल करा लिया था। जाली वेरिफिकेशन देकर SBCA से नक्शा पास करा लिया और इस वक्त हाई राइज इमारत की तामीर वहां जारी है। अगर हम बात करें SBCA की तो SBCA सिर्फ ये कहता है कि ये नक्शा जो है वो कैंसिल किया जाएगा। उसमें देखना ये है SBCA को कि कौन कौन से वो अफसरान थे, वो करप्ट लोग थे जिसमें मुलविस थे, जिन्होंने ये जाली वेरिफिकेशन दी और उसके बाद जो है वो पार्क प्लाजा पे कमर्शियल इमारत की इजाजत दे दी गई। यानी आपका ये कहना है कि ये दरअसल एक एमिनिटी प्लॉट था जो पैदल चलने की जगह थी? जी जी जी, ये बिल्कुल पैदल चलने की जगह थी, प्याजों के लिए अलॉटेड था।
एमनिटी की सीक्वेंस में ये आता है, और एमनिटी वही रफाई अराजी है जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अहकाम दिए हैं। हमारी इस हवाले से डायरेक्टर कंप्लेंट सेंटर से भी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि इस हवाले से लिखत पढ़त जारी है, नोटशीट जो है वो फॉरवर्ड कर दी गई है, अब प्रोसेस है इस नक्शे को विड्रॉ करने का। मगर वो नक्शा विड्रॉ होता हुआ तो हमें नजर नहीं आ रहा है। लैंड माफिया और बिल्डर माफिया की जानिब से उसी पार्क के प्लॉट पर जो है वो तामीरात इस वक्त भी तेजी से जारी है, जबकि अच्छा फैसल, इसमें मास्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो क्या कहता है? मास्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट, देखिए मास्टर प्लान डिपार्टमेंट के अफसरान से जो हमारी बात हुई तो ये प्याजों की जगह थी, उन्होंने इसकी वेरिफिकेशन की, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये रफाई अराजी है, मगर पिछले अदवार में जो है वो फौज डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो है इसे कमर्शियल प्लॉट जाहिर किया गया और इस पर एक हाई राइज इमारत की तामीर ले ली गई। मगर अगर हम बात करें दूसरी जानिब रिहायशी इमारतों की, तो रिहायशी इमारतों में जब नक्शा पास कराने का प्रोसेस इतना मुश्किल होता है कि एक आम आदमी बगैर किसी कंसल्टेंट के या बगैर किसी वकील के जो है वो काम अपना नहीं कर सकता। तो हाई राइज की तामीरात के लिए तो कई किस्म के एनओसी दरकार होती है, सिविल एविएशन होती है, पीएफ एनओसी होती है, इसके बाद आर्किटेक्चरल एनओसी होती है, स्ट्रक्चर होती है, सेल एनओसी होती है। ये तमाम प्रोसेस एक जाली जमीन, जो कि जमीन ही नहीं है, असल में किसी कमर्शियल मकसद के लिए अलॉट ही नहीं की गई, उस जमीन पर जो है इस कमर्शियल तामीरात की इजाजत लेने से जो है वो जहाँ करोड़ों रुपए उस बिल्डर माफिया ने कमाए हैं, वही जो है अफसरान भी इससे सैरियाब हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल तरीन, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Palm Dreams Karachi,